Assalamu alaikum students, myself Nahida Mills, and as you all know I take English subject. करंट पैंडमिक सिचुएशन को देखते हुए ऑनलाइन लेक्चर्स लिए जा रहे हैं हर जगह। ऑल्दो अनलॉक फेज स्टार्ट हो चुका है बट स्टिल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम भी जो है ऑनलाइन लेक्चर्स ही कंडक्ट कर रहे हैं। सो टुडे विल बिगिन विथ योर इंग्लिश सिलेबस. So before starting with your English textbook, I would like you to go through the paper pattern first. आप लोगों के सामने इस वक्त इंग्लिश का पेपर पैटर्न है. Once we understand the marks weightage, then it will be easier for us to study because as I believe in study smart rather than study hard. तो marks weightage समझना बहुत important है. So let's see. Question number first A is a language study which is nothing but grammar. Question number 2A and 2B. These two are scene passages carrying 10 marks each. So you can say कि आपको टेक्स्ट बुक से जो है 20 मार्क्स के पैसेज आने वाले हैं, 2 पैसेजेस. क्वेश्चन नंबर 3A इज़ अ पोइट्री फॉर कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि आपको एक सीन पोएम का स्टेंजा आने वाला है जो 5 मार्क का है. एंड क्वेश्चन नंबर 3B इज़ अ पोइट्री फॉर एप्रिसिएशन, यानी एक 5 मार्क का सीन पोएम का एप्रिसिएशन. सो व्हाट आई वांट टू से कि क्वेश्चन नंबर 2 and 3 जो डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक पे डिपेंड है एंड विच कैरीज 30 मार्क्स, यानी आप कह सकते हो इनडायरेक्टली कि आपकी टेक्स्ट बुक जो है 30 मार्क्स के लिए मैटर कर रही है. क्वेश्चन नंबर 4 इज एन अनसीन पैसेज एंड राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 7 यू आर हैविंग राइटिंग स्किल. तो मेरे कहने का मुद्दा ये है कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 and 3 दैट इज़ टेक्सचुअल लेसन्स एंड टेक्सचुअल पोएम को कवर अप करेंगे और उसमें भी जो चीज़ क्वांटिटी में कम है यानी कि पोएम्स, हम पहले पोएम स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट. हियर इज़ योर इंग्लिश कुमार भारती टेक्स्ट बुक. मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे बच्चों के पास इस वक्त टेक्स्ट बुक मे बी अवेलेबल नहीं होगी, बट आई humbly request them to arrange it as early as possible because studying language without textbook is something next to impossible. either English, हिंदी और मराठी, कोई भी आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हो टेक्स्ट बुक का आपके सामने होना बहुत मैंडेटरी है because you can write down the meaning and all. सो ये आपकी टेक्स्ट बुक और इसमें ये रहा आपका इंडेक्स. तो आप सीक्वेंस देखोगे कि हर यूनिट में फर्स्ट और फोर्थ जो है वो पोएम्स है. तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हैं. जिनके पास अगर आप PDF रेफ़र कर रहे हो, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप बाल भारती वेबसाइट पर PDF फॉर्म में भी जो है टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं. तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 1.1 वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड 1.4 ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये 2 पोएम्स हैं. 2.1 एनिमल्स, 2.4 द पुली, ये भी 2 पोएम्स हैं. 3.1 द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, 3.4 द विल टू विन, ये भी 2 पोएम्स हैं. 4.1 A Thing of Beauty is a Joy Forever, 4.4 The Height of Ridiculous, ये भी 2 पोएम्स हैं. तो हम लोग आज जो है फर्स्ट पोएम यानी कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इनसे स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि टोटल ऑल टुगेदर हमको 8 पोएम्स हैं. 8 पोएम्स. तो हम लोग पहले ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे. ऑलराइट. जिसमें से हम लोगों को एक पोएम जो है स्टेंजा के लिए आने वाली है 5 मार्क की और एक जो है एप्रिसिएशन के लिए आने वाले हैं 5 मार्क की. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. क्या मतलब हुआ इसका कि जहाँ पर दिमाग बिना डर के हो. दिमाग मतलब जहाँ पे लोगों के दिमाग में किसी तरह का डर ना हो. नाउ दिस पोएम इज रिटन बाय Rabindranath Tagore. He doesn't need any introduction. He was the one who wrote our national anthem, Jana Gana Mana. तो ये उन्होंने अपने सर्वाइवल पीरियड में लिखी थी.
Before starting with the poem, you can see warming up exercises given. So from the viewpoint of exams, I would say it's not that important, but still we'll be doing it. You just go through it once. आपके सामने एक मैच द कॉलम दिया हुआ है, ठीक है. ह्यूमैनिज्म एंड द आंसर इज ई, अ रैशनलिस्टिक आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमंस रादर देन अ डिवाइन और सुपरनेचुरल वन. देखिए, रैशनलिस्टिक किसे कहते हैं? सोचा समझा हुआ. आउटलुक नज़रिया, इंसानों के प्रति सोचा समझा हुआ नज़रिया, इसको हम कह सकते हैं ह्यूमैनिज्म. सेकेंड इज पैट्रियोटिज्म, जिसका आंसर होगा सी, क्वालिटी ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक, विगरस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री. विगरस का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक. ओके, तो पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति. नेक्स्ट इज इंटरनेशनलिज्म. इंटरनेशनलिज्म इज व्हाट? उसका आंसर आएगा डी, स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरनेशनल. क्वेश्चन नंबर 4, लिबरलिज्म. लिबरलिज्म का मतलब ही होता है फ्रीडम, तो उसका आंसर आएगा होल्डिंग लिबरल व्यूज, फ्री व्यूज. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज एनवायरमेंटलिज्म, तो उसका आंसर आएगा ए, कंसर्न अबाउट एन एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न रहना, फिक्र रहना, उसको हम कह सकते हैं एनवायरमेंटलिज्म. ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को जो है फिलअप्स दी हुई है, मतलब आपको यहाँ पर बताना है टाइप्स ऑफ पोएम के बारे में. ऑलराइट, तो डायरेक्टली आई स्टार्ट विद द फिलअप. अ लॉन्ग स्टोरी पोएम ऑफन मिथिकल. देखो, मिथ किसे कहते हैं? मतलब जो फिक्टिशियस स्टोरी पे बेस्ड हो, दैट इज कॉल्ड मिथ. तो द आंसर इज एपिक. आपको ऊपर आंसर दिया हुआ है EPIC, एपिक. अ शॉर्ट स्टोरी पोएम विद अ मैसेज, द आंसर इज बैलेड, BALLAD, ballad. All the options are given above. Next is a poem of 14 lines. The answer is sonnet, SONNET. Question number 4, a song-like poem. The answer is lyric. Question number 5, a poem with no uniformity of rhyme rhythm. It is called free verse. इस तरह की पोएम रहती है आपको सिलेबस में. A poem set in picturesque rustic background. Rustic मतलब कि रूरल या रफ आप बोल सकते हो. The answer is idyll, IDYLL. A sad poem lamenting death of a loved one. Lament करना मतलब कि अफसोस जताना डेथ पर, मौत पर. The answer is LEG, ELEGY. Next is a 5-line short funny poem with rhyme scheme, AABBA. The answer is limerick. And the last fill-up is a poem written just to create humor. The answer is humorous. देखिए, आपको सारे ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं. So let's start with our poem. As I told you कि ये सारी जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज होती है, it's not that important. As I told you, this poem is written by Rabindranath Tagore, and his survival period was 1861 to 1941. He was the author of Gitanjali, and it's profoundly sensitive. देखो, profoundly का अंडरलाइन कीजिए. profoundly का मतलब होता है deeply sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. मतलब वो पहले भारतीय थे जो यूरोप को बिलोंग नहीं करते थे, जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया. This poem is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. मतलब कि ये ओरिजिनल पोएम जो है बंगाली में लिखी थी उन्होंने, वो बंगाल को बिलोंग करते थे, फिर बाद में उन्होंने खुद ही जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट की. दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. एंथोलॉजी देखिए कहा जाता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स या कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इनको कहा जाता है. तो आप इसका शॉर्ट में मीनिंग लिख सकते हैं कलेक्शन. टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. जैसे कि मैंने कहा कि ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में थे टैगोर. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. अब ये जो लाइन है, Tagore also appeals to God, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. मतलब कि ये जो पूरी पोएम है ये
गॉड को की गई एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि टैगोर चाहते थे कि उनके देशवासी जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स से पॉलिटिकली आज़ाद नहीं हो, बल्कि उनकी सोच, उनके रहने का तरीका, उनका एजुकेशन लेवल, हर चीज़ जो है, हर एस्पेक्ट से जो है इंडियंस जो है आज़ाद हो जाए। तो ये उनका मेन मोटिव था। ये जो लाइन है, यानी कि ये टैगोर ऑल्सो अपील्स, ये आप जो है अपने थीम या सेंट्रल आइडिया में भी जो है यूज़ कर सकते हो वाइल राइटिंग द एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। ओके, तो हियर वी बिगिन विथ पोएम। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। जहाँ लोगों के दिमागों में डर ना हो और लोग अपना सर गर्व से ऊंचा रखे। देखो, आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये एक फ्रेज़ है, द हेड इज़ हेल्ड हाई। हेड इज़ हेल्ड हाई मतलब गर्व से अपना सर या फ़ख्र से अपना सर ऊंचा रखना। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे एजुकेशन हर किसी को फ्री हो। देखो, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ऐसा भी वक्त था कि जब जो है एजुकेशन का राइट सिर्फ अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, यानी जो हाई क्लास लोग थे बस उन लोगों को था। जो दलित होते थे या शेड्यूल कास्ट होते थे उनको एजुकेशन से डिप्राइव रखा जाता था। लेकिन ये जो है, जैसा कि हमने देखा, टैगोर की ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है, ये मतलब उनकी विश है गॉड से कि वो एक ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा नेशन चाहते हैं जहाँ पे लोगों के दिमाग में डर ना हो, जहाँ पे लोग फ़ख्र से जिए, इज़्ज़त से जिए, जहाँ पे एजुकेशन हर किसी के लिए फ्री हो। और थर्ड लाइन, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स को अंडरलाइन कीजिए। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस, टुकड़े। जहाँ पे दुनिया को टुकड़ों में बांटा ना गया हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। नैरो इज़ द अपोजिट ऑफ वाइड, है ना। नैरो माइंडेड आपने सुना होगा। तो जहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल, अभी नैरो डोमेस्टिक वॉल किसको कहा गया है? ज़ात पात की बुनियाद पर, है ना, लैंग्वेज की बुनियाद पर, कास्ट कम्युनिकेशन की बुनियाद पे जो है देश को बांटा ना गया हो, ऐसा देश चाहिए उन्हें। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे लोग कहे तो सच कहे, हमेशा जस्टिस के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे। वेयर टायरलेस, टायरलेस का मतलब बिना थके। स्ट्राइविंग मतलब कोशिश। स्ट्रेच इट आर्म, स्ट्रेच इट आर्म अपने हाथ बढ़ाना, किस लिए? टूवर्ड्स परफेक्शन। अब ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि बिना थके कोशिश करने वाले हाथ। अब इसका मतलब ये कि हमारे देश की जो लेबर्स है या वर्किंग कम्युनिटी है, वो जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करे या कोई सर्विस प्रोड्यूस करे, दैट शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट शुड बी परफेक्ट। ओके, proceeding to next line, where the clear stream of reason has not lost its way। देखिए, स्ट्रीम किसको कहा जाता है? फ्लोइंग वाटर करंट, पानी का बहता धारा। तो यहाँ पे किसको धारा कहा गया है? क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न। मतलब रीज़न का मतलब यहाँ पे लोगों के वे ऑफ रीजनिंग, लोगों के सोचने का तरीका। तो ये लोगों के सोचने के तरीके को जो है ना, क्या कहा गया है, किससे कंपेयर किया गया है? क्लियर स्ट्रीम से। तो अगर देखा जाए तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफोर। इफ़ यू नो द फिगर ऑफ स्पीच, अगर आप लोग फिगर ऑफ स्पीच बताए तो ये मेटाफोर है। तो लाइन देखें, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे मतलब कि उसने अपनी राह नहीं खोदी। किसने राह नहीं खोदी? पानी के बहते धारे ने। कौन से पानी के बहते धारे ने? मतलब लोगों के सोचने का जो तरीका है, लोगों की जो वे ऑफ रीजनिंग है, वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर स्ट्रीम की तरह होना चाहिए, जो सही डायरेक्शन में फ्लो हो, वो अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा को खो ना दें। ओके, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट। अब देखिए, डेड हैबिट स्टूडेंट्स, डेड हैबिट का यहाँ पे मतलब क्या है? ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, पुराने वाहियात रस्म व रिवाज, वो है डेड हैबिट। ठीक है। ड्रेरी डेजर्ट, ड्रेरी को आप अंडरलाइन कीजिए और उसका मीनिंग लिखिए डल, DULL, डल। मैं वापस से ये लाइन पढ़ रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में जो है आपको फिगर ऑफ स्पीच के लिए पूछी जाती है।
into the dreary desert sand of dead habit, यानी आपकी जो पुराने रस्मों रिवाज, वाहियात रस्मों रिवाज को जो है ना ड्रेरी डेजर्ट सैंड से कंपेयर किया गया है। मतलब एक वीरान रेगिस्तान बंजर से कंपेयर किया गया है किसे, आपकी पुरानी वाहियात कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, दैट इज़ मेटाफॉर। आपके ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को जो है डेजर्ट से कंपेयर किया गया है, डल डेजर्ट से। इट्स अ मेटाफॉर, गॉट इट। Where the mind is led forward by धी. धी is an archaic English word. Archaic English word मतलब ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। यहाँ पे धी किसके लिए आया है? गॉड के लिए। ओके, तो where the mind is led forward by God, जहाँ पे हमारे दिमाग की कहते हैं ना लीडरशिप या रहनुमाई कौन करे? गॉड करे। into ever widening thought and action, और हमारे जो थॉट्स हो, विचार हो, हमारे जो काम हो वो एवर वाइडनिंग हो। एवर वाइडनिंग मीन्स कि उसमें कोई नैरो, बोलते हैं ना नैरो माइंडेडनेस ना हो, है ना। हमारे सोच विचार जो है वो बहुत ही वाइड हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, हेवन जन्नत, फ्रीडम आज़ादी, है ना। ऐसी आज़ाद जन्नत में माय फादर, यहाँ पे फादर वापस किसके लिए कहा गया? गॉड के लिए। लेट माय कंट्री अवेक, मेरी कंट्री को जगा दो, है ना। ऊपर वाले अलमाइटी मेरी कंट्री को। अब यहाँ पे कंट्री यानी कंट्रीमैन को कहा गया है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। तो मेरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है जब आज़ाद हो तो सही मानों में आज़ाद हो। लिटरली दे शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट, फ्रॉम दे शुड बी अपलिफ्टेड फ्रॉम when it comes to their thinking, when it comes to their educational level, when it comes to their economic freedom, हर लेवल से वो जो है आज़ाद हो। Okay, so that's all about the poem. I hope you understood this poem. इस पोएम के नीचे आप लोगों को वर्ड के न्यू वोकैबुलरी के मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। यू कैन रेफर इट इफ़ यू वांट। अब एक दो फिगर्स ऑफ स्पीच और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्लियर स्ट्रीम, अगर आप इस पोएम की 7th लाइन देखिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, मैंने कहा था वे ऑफ रीजनिंग को क्लियर स्ट्रीम कहा गया है। इट इज़ मेटाफॉर के वे ऑफ रीजनिंग को क्लियर स्ट्रीम कहा गया है, इट इज़ मेटाफॉर। नेक्स्ट लाइन में डेड हैबिट को ड्रेरी डेजर्ट कहा गया है, अगेन इट इज़ अ मेटाफॉर। और इसी लाइन में हैबिट, डेड हैबिट, हैबिट को डेड कहा गया है। डेड जो है पर्सन की क्वालिटी है, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पर्सोनिफिकेशन भी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच ऑल्सो। आई होप you understood this poem completely along with the figures of speech as well. Okay, so thanks for listening. Bye bye. Point 4, all the world is a stage. Okay, इस पोएम का एप्रिसिएशन इस साल मार्च 2020 में पूछा जा चुका है। सो बेयर इन द माइंड, नेक्स्ट ईयर तो चांस नहीं है कि इसका एप्रिसिएशन आए। हो सकता है इसका स्टेंजा पूछ ले। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, तो वी डायरेक्टली सी द पोएम ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। William Shakespeare 1564 to 1616 was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest winner in the English language and the world's prominent dramatist. तो ये
विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस नाम है। उन्होंने काफ़ी प्लेज लिखे हैं, ड्रामाज लिखे हैं। ही इज़ ऑफन कॉल इंग्लैंड नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ हेवन, ये एक टाइटल था जो उनको दिया गया था। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। तो ये जो पोएम है ये भी इनके एक ड्रामा से प्ले से ही दी गई है। हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज इनेक्टेड। इनेक्टेड का मतलब होता है प्लेड, PLAYED, प्लेड। इस पोएम में उन्होंने, जैसा कि देख सकते हो टाइटल, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इस दुनिया को स्टेज कहा गया है जहाँ पर डिफरेंट ह्यूमंस जो हैं अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स कहा गया है इसका मतलब है एक्टर्स। ठीक है, हम सब जो है, हर इंसान एक अपने अपना जो बोलते हैं ना इतना कैरेक्टर फुलफिल करने के लिए, अपनी एक्टिंग कंप्लीट करने के लिए इस दुनिया में आया है। और एक बार जब उसकी एक्टिंग, उसका रोल प्ले ख़त्म हो जाएगा, देन ही हैज़ टू से गुड बाय टू द वर्ल्ड। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन जाते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। इस वर्ल्ड को स्टेज कहा गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटाफोर यूज़ हुआ है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये एक मेटाफोर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। अंडरलाइन द वर्ड मियरली। मियरली का मतलब है ओनली, और जो सारे आदमी औरतें हैं वो क्या है, प्लेयर्स है। प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे एक्टर्स। वापस से मेटाफोर जो है, फिगर ऑफ स्पीच, बिकॉज एक्सप्लेनेशन आएगा आपका कि मैन एंड वुमेन आर इनडायरेक्टली कंपेयर टू प्लेयर्स, दैट इज एक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। अब ये एग्जिट एंड एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब टू गेट बॉर्न, पैदा होना, एंट्रेंस, और एग्जिट का मतलब मर जाना, डाई होना। मतलब हर इंसान का एंट्रेंस यानी पैदा होने का वक्त, और एग्जिट यहाँ से जाने का वक्त, वो जो है कहते हैं ना कि प्री डिटर्मिन्ड है, डिसाइडेड है। हर किसी का वक्त कहते हैं ना मुकर्रर है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक इंसान अपने जीवन में कई रोल जो है प्ले करता है, मतलब बहुत सारे स्टेजेस आते हैं उसकी लाइफ में। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, वो 7 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। 7 एजेस, 7 स्टेजेस। एट फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बॉर्न बेबी, है ना, पैदा हुआ बच्चा। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स। आप देख सकते हो साइड में आपको मीनिंग दिया है प्यूकिंग का। प्यूकिंग मीन्स थ्रोइंग अप, यानी वॉमिटिंग। जो पैदा छोटा हो बच्चा रहता है ना, अक्सर उनके मुंह से जो है वॉमिट निकल जाता है, राइट। और म्यूलिंग, अंडरलाइन द वर्ड म्यूलिंग। और जो बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में मीनिंग लिख लीजिए, अदरवाइज नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। म्यूलिंग का मतलब है क्राइंग ऑफ अ बेबी। ओके, क्राइंग ऑफ अ बेबी। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, तो वो बच्चा रोता है, वॉमिट करता है नर्स की गोद में। ये पहली स्टेज होती है जब इंसान पैदा होता है। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेज, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। अंडरलाइन द वर्ड वाइनिंग। वाइनिंग अंडरलाइन कीजिए, उसका मीनिंग लिखिए। मेक अ लाउड कंप्लेनिंग साउंड। मेक अ लाउड कंप्लेनिंग साउंड मतलब रोते हुए बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि हाँ मुझे नहीं दिए, मुझे वो नहीं दिए, तो वो रोते हुए कंप्लेन करने की साउंड को कहते हैं वाइनिंग। तो जब वो स्कूल की स्टेज में होता है तब रोते हुए अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करता है विथ हिज सैशल। अंडरलाइन द वर्ड सैशल। देखिए आपको साइड में मीनिंग दिया हुआ है स्कूल बैग। तो वो बच्चा अपना स्कूल बैग टंगाए हुए अपने पेरेंट्स से या अपने गार्जियन से जो है कंप्लेन करता है। वो तो कंप्लेनिंग वॉइस को जो है वाइनिंग कहा गया है। ओके, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। तो उस बच्चे को ज़बरदस्ती
कहते हैं ना कि उठना पड़ता है सुबह स्कूल जाने के लिए। खैर आजकल तो आप लोग उस चीज़ से थोड़ा फ्री हो, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को भी ज़बरदस्ती जब वंस स्कूल रीओपन तो आप लोग को भी ज़बरदस्ती सुबह सुबह, है ना, फ्रेश होकर बैग लटका कर जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। कभी कभार जो है ना चाहते हुए भी आपको स्कूल जाना पड़ता है। तो जब आप अनविलिंगली स्कूल जा रहे हो तो उसको कहा जाएगा कि क्रीपिंग लाइक स्नेल, मतलब आपको, आपकी इच्छा नहीं होती, आपकी विश नहीं होती है स्कूल जाने, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आपको जाना पड़ता है। तो आप रेंगते हुए ज़बरदस्ती जो है अनविलिंगली, बिना इरादा किए हुए ना, स्नेल की तरह, स्नेल पता है आपको, कीड़ा जो धीरे धीरे एकदम चलता है, तो उसकी तरह रेंगते हुए आपको स्कूल जाना पड़ता है। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज हुई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, मतलब वो स्कूल बॉय के स्कूल जाने की मूवमेंट को क्रीपिंग लाइक स्नेल कहा गया है, कि स्नेल की तरह चलता है वो। सिमिली, लाइक, जब भी लाइक वर्ड का यूज़ हो डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए, ध्यान से सुनिए, लाइक वर्ड का यूज़ हो कंपैरिजन के लिए, तो फिगर ऑफ स्पीच होती है सिमिली। तो यहाँ पे किसको किससे कंपेयर किया गया है? स्कूल बॉय हैज़ बीन कंपेयर टू क्रीपिंग स्नेल, राइट। स्कूल बॉय हैज़ बीन कंपेयर टू क्रीपिंग स्नेल। अगली लाइन देखें, अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल जाने की इच्छा ना होते हुए भी उसे जाना पड़ता है। तीसरी स्टेज अब आई है, एंड देन द लवर। अब यहाँ पे देखिए कि एक लाइन जो है ना दूसरी लाइन से लिंक है, हाँ? तो यहाँ पे ये तीसरा स्टेज शुरू हो रहा है एंड वर्ड से, एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस, ओके। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस समझते किसको कहते हैं? भट्टी। अभी कौन सी थर्ड स्टेज बताई जा रही है कि जब आप टीन एज में पहुंच जाते हो, आपके अंदर थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप जो है ना अपोजिट सेक्स की तरफ इन्फैक्चुएट होते हो, राइट। तब आपको जो है मतलब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो आप जो है आपकी सांसें जो है ना, इट इज साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह ऊपर नीचे तपती रहती है। विथ अ वूफुल बैलेड, वूफुल साइड में आपको मीनिंग दिया है सैड पोएम। देखिए बैलेड हम लोग फर्स्ट पोएम में ये वर्ड देख चुके थे वार्मिंग अप एक्सरसाइज में। बैलेड का मतलब क्या होता है? सैड पोएम। तो आप, हाँ, अगर आप जो है अपने लवर से मीटिंग नहीं कर पाते हो तो सैडफुल पोएम लिखने बैठ जाते हो, एंड ऑल। तो वो थर्ड स्टेज को डिस्कस किया गया है, ठीक है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब वो पोएम किसके लिए लिखी गई है? आपके मिस्ट्रेस आईब्रो। अब यहाँ पे मिस्ट्रेस आईब्रो दैट मीन्स के लेडी लव को कहा गया है कि आप उसके लिए जो है, आप उसकी ब्यूटी के लिए, उसके आईब्रो, उसके हेयर्स के लिए जो है पोएम लिखने बैठ जाते हो, ऑलराइट। देन अ सोल्जर, यहाँ से आपकी ज़िंदगी का फोर्थ स्टेज स्टार्ट हुआ। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। अब जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, थोड़ा कहते हैं ना लाइक आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, आप थोड़ा जॉब वॉब करने लगते हो, वो स्टेज, तो वो टाइम पे आप एकदम कहते हैं ना एम्बिशियस होते हो, एम्बिशियस होते हो, बहुत सारे आपके अंदर बोलते हैं ना एम्बिशंस, जोश खरोश होता है, और आप बहुत सारे ओथ्स लेते हो। ओथ का मतलब आप समझते होगे ना, प्लेज, है ना, प्लेज लेना कि कोई कमिटमेंट करना है अपने आप से। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, बियर्ड पता है आपको, बियर्ड दाढ़ी, लाइक द पार्ड। देखिए पार्ड, PARD, पार्ड आपको साइड में दिया हुआ है कि पोइटिकल शॉर्ट फॉर्म फॉर लैपर्ड। तो मतलब जब एक शेर कहा जाता है ना, शेर जो जंगल का राजा होता है जिसकी दाढ़ी होती है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो जो किंग बन जाता है, तो वैसे ही आप जब थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, आप खुद के डिसीजंस लेने लगते हो, ठीक है। तो ये वो समय है कि जब आप के अंदर जोश भरा हुआ है, और आप जो भी जॉब कर रहे हो या आप जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है,
तब आपके अंदर एक कहते हैं ना रेट रेस लगी होती है कि हमें दूसरों से ना कंपटीशन रहता है, दूसरों से आगे बढ़ना है. जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल. तो आप चाहते हो कि आप दूसरों से आगे रहे, है ना. जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, उसके लिए आप में थोड़ी जेलसी रहती है. और कभी कभी ऐसा होता है कि आप शॉर्ट टेम्पर भी जल्दी हो जाते हो, है ना. यू गेट इजीली इन्वॉल्व इन क्वारल्स, फाइट. सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन. अंडरलाइन द वर्ड बबल रेप्यूटेशन और उसका मीनिंग लिखिए. डूइंग यूजलेस थिंग फॉर रेप्यूटेशन. ठीक है, बबल रेप्यूटेशन का मतलब डूइंग यूजलेस थिंग फॉर रेप्यूटेशन. तो समाज में रेप्यूटेशन हासिल करने के लिए, है ना, यूजलेस चीज़ें, बेकार सी चीज़ें करना, दैट इज कॉल्ड बबल रेप्यूटेशन. इवन इन कैनन्स माउथ. देखो कैनन्स माउथ का मीनिंग आपको साइड में दिया है. फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ. तो आप समाज में अपना रेप्यूटेशन स्टेटस बनाने के लिए इतने एम्बिशियस होते हो, इतने एस्पायरिंग होते हो कि आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो. कैनन्स माउथ का मतलब फेसिंग ग्रेट डेंजर, कि आपकी ज़िंदगी को खतरा भी हो तो भी आप तैयार हो जाके नो कि बाय हुक और क्रुक आई हैव टू गेट माई गोल, है ना. कुछ भी करके मुझे अपना गोल पाना है. ओके. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज. एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप लाइंड. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है आपके जीवन में, ठीक है, और आई गेस ये फिफ्थ स्टेज है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा आप स्टेबल हो जाते हो, थोड़ा ठहराव आ जाता है. आप सोच समझदारी की, इंसाफ की, जस्टिस की, इंसाफ की बातें करते हो. और उस वक्त आप अपने मतलब इतने फिटनेस के बारे में नहीं सोचते हो. तो यू नो फेयर, ये मतलब 30s के आसपास की एज बताई जा रही है, 30 अबव की एज, कि उस वक्त आप इतने कॉशियस नहीं हो. एक आम आदमी की बात की जा रही है, एक नॉर्मल ईमन के कि जो है हेल्थ के बारे में इतना कॉशियस नहीं है. तो उसकी फेयर राउंड बेली. फेयर राउंड बेली, बेली किसे कहा जाता है? स्टमक, है ना, पेट को कहा जाता है. तो वो क्योंकि खाने पीने के बारे में कॉशियस नहीं है तो उसका पेट निकल आया है. विद गुड कैपन लाइंड. देखिए आपको साइड में मीनिंग दिया है. विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट, है ना. ईटिंग हैबिट सही ना होने के कारण जो है आपका एक्सेस फैट पेट पे जमा हो जाना, है ना. यानी 6 पैक ना होना बल्कि पूरा फैमिली पैक बन जाना, फैमिली पैक. ओके, जस्ट किडिंग. तो विथ आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. आपकी आंखें इस वक्त सीवियर, अंडरलाइन द वर्ड सीवियर. सीवियर का मतलब होता है कि सीरियस, ठीक है. आपकी आंखों में कहते हैं ना सीरियसनेस दिखती है, संजीदगी दिखती है. एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. तो उस वक्त आप कोई एकदम बोलते हैं ना कोई यंग लड़के की तरह नहीं बल्कि एक फॉर्मल सीधे साधे इंसान की तरह होते हो. फुल ऑफ वाइस सॉज. देखिए सॉज का आपको साइड में मीनिंग दिया हुआ है. सेइंग्स, राइट. सेइंग मतलब किसी की कहीं भी बातें, कोट्स. तो आप समझदारी के कोट्स, समझदारी की बातें कहने लगते हो, है ना. इससे पहले वाली स्टेजेस देखिए, अगर हम लोग जब यूथ की स्टेज होती है, यंग स्टेज होती है, तो आप बिना सोचे समझे ना जो फैसले कर लेते हो, एकदम इम्पल्सिव होते हो, क्वारल में फंस जाते हो. लेकिन अब ये वाली जो स्टेज है, कैसे आप स्टेबल हो गए हो और आप कहावतों, अपनी डिस्कशंस में कहावतों का यूज़ कर रहे हो, सेइंग्स का यूज़ कर रहे हो. एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स. और जितने भी जो करंट हालात चल रहे हैं उनके बारे में एग्जाम्पल्स देते हुए बातें कर रहे हो. एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट. और इस तरह से वो अपना रोल निभाता है. द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन स्लीपर्ड पेंटलून. अब ये जो हमने जो स्टेबल वाली ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया, ये क्या थी आपकी मिडल एज मैन था. अब ये जो 6th एज आई है, ये क्या है, यहाँ पर आप जो है यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग ओल्ड. आप बूढ़े होना शुरू हो गए हो, ठीक है. तो कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या तो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा फैट ओबेस हो जाते हैं, या तो कोई जो है बहुत ज़्यादा लीन या दुबले हो जाते हैं. तो यहाँ पे लीन इंसान की बात की गई है. तो आप लीन हो गए हो. स्लीपर्ड पैंटलून. ओके, अब व्हाट इज स्लीपर्ड पैंटलून?
पैंटालून हियर मीन्स व्हाट, पैंट को कहा गया है ना, ट्राउजर, दैट इज कॉल्ड स्लीपर पैंटालून। तो स्लीपर पैंटालून, तो आप इसका मीनिंग लिख लीजिए, थिन लेग्स इन स्लीपर्स एंड बैगी ओल्ड पैंट्स। ओके, स्लीपर पैंटालून का मीनिंग लिख लीजिए, थिन लेग्स इन स्लीपर्स, स्लीपर्स जो हम लोग पहनते स्लीपर्स, थिन लेग्स इन स्लीपर्स एंड ओल्ड पैंट। तो ये आपका मतलब जो है हुलिया बताया गया, लेआउट बताया गया कि इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी होती है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और आपकी नाक पर चश्मा और आप साइड में एक पाउच लेकर खड़े हो, बैग लेकर खड़े हो। ही इज यूथफुल होज, देखो यूथफुल होज का मीनिंग आप लोगों को दिया हुआ है, क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, मतलब क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, यानी कि आप जो ये है ट्राउजर ही कह सकते हो उसे। वेल सेव्ड, अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। अब एक मतलब कि जो बहुत अच्छी ट्राउज़र थी आपने जवानी के दिनों में जो है सेव करके रखी थी, बचा के रखी थी, ठीक है, कि हाँ हम ख़ास मौक़ों पर पहनेंगे, और वो जो क्लोज फिटिंग के तौर पे आप पहनते थे, है ना, अलग अलग फैशंस आते हैं, तो ये क्लोज फिटिंग की थी। लेकिन आज आप इतने दुबले हो गए हो कि आपको फिटिंग वगैरह की परवाह नहीं है, बस मजबूरी में जो भी कपड़े आपके पास अवेलेबल वो पहनना है। फॉर हिज श्रंक शैंक, देखिए श्रंक जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है श्रिंक का, श्रिंक मतलब सुकड़ना, तो श्रंक मतलब सुकड़े हुई, शैंक शैंक टांगे पैर, सुकड़े हुए पैर, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, तो पैर तो सुकड़ गए आपके, आवाज़ में काफ़ी दबाव आ गया है, भारीपन आ गया है। टर्निंग अगेन टू अ चाइल्डिश ट्रिबल, ट्रिबल आपको नीचे मीनिंग दिया है, 3 times वीकर देन, तो 3 गुना आपकी आवाज़ जो है कहते हैं ना एकदम कमज़ोर हो गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और बात करते वक्त आप प्रॉपरली बात भी नहीं कर पा रहे हो ना, सीटियाँ निकल जाती है, पाइप के जैसी, पाइप ऐसा लगता है पाइप में से जैसी आवाज़ आती है सीटियों की, खाली पाइप में अगर है ना हम जो है अगर आवाज़ करें तो महसूस कर सकते हैं कि कैसी आवाज़, एक अलग टिपिकल आवाज़ आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो वैसी आवाज़ आ रही है, मतलब आप सही से बोल नहीं पा रहे हो, इतने वीक हो गए हो, इतने फ्रेल हो गए हो। और सबसे लास्ट 7th स्टेज आपकी ज़िंदगी का, कि जब आप और ज़्यादा बूढ़े हो गए हो, देखो 6th स्टेज में आप यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग ओल्ड, आप बूढ़े होना शुरू हो गए हो, लेकिन 7th स्टेज जो है एकदम लास्ट स्टेज है जिसके अंदर आप कंप्लीटली ओल्ड हो गए हो। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और जो एंड करता है किस चीज़ की, आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आकर ख़त्म होती है, आपके पैदा होने से लेकर आपके स्कूल जाने से लेकर आपके जवानी, आपके यूथ, आपका जो है एम्बिशियस होना, फिर स्टेबल होना, फिर बूढ़ा होना और एकदम बूढ़ा होना, ये वाला स्टेज इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। ये आपका कहते हैं ना कि इंसान बूढ़ा हो जाता है तो असल में वापस अपने बचपन में पहुंच जाता है, वैसी हरकतें करने लगता है ना, बचकानी बातें करने लगता है, या उसे अपनी कही हुई बातें याद नहीं रहती है, अक्सर वो भूल जाता है। ये ऑब्लिवियन का मतलब ही क्या है कि भूल जाना। बीइंग, देख आपको नीचे मीनिंग दिया है कि द स्टेट ऑफ बीइंग और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग हैपनिंग, कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उससे जो है ना एकदम ऑब्लिवियस होना, मतलब हमको आजू बाजू क्या है उसका एहसास ही नहीं होता। मियर ओनली, मियर का मीनिंग आप लिख सकते हो ओनली। सांस, देखिए नीचे आपको मीनिंग दिया, सांस का मतलब होता है विदाउट, सांस का मतलब क्या होता है विदाउट, विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग। तो ये लास्ट बुढ़ापे का स्टेज ऐसा होता है कि आपकी है ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, दांत चले जाते हैं, आंखें साथ नहीं देती है, टेस्ट का कुछ पता नहीं चलता है,
तो ये एकदम आखिरी बुढ़ापे का वक्त है जब इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। अब हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच देख लें। इस लास्ट लाइन में ही सांस तेज सांस आइज, ये सांस सांस वर्ड रिपीट किया गया है, तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? रिपीटिशन, राइट? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? रिपीटिशन। अब स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट दो लाइन से मेटाफॉर्स है, मैंने बताया था। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वर्ल्ड को स्टेज कहा गया, इनडायरेक्टली मेटाफॉर। ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, इंसानों को, आदमियों औरतों को जो है प्लेयर्स कहा गया है, मेटाफॉर। इनडायरेक्ट कंपैरिजन है ना, यहाँ पर हम कहेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पर आ रहा है, जैसे देखिए इस लाइन में, शाइनिंग वार्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्नेल, लाइक स्नेल। फिर साइंग लाइक फर्नेस, लाइक। फिर जो है लाइक पार्ड, देखिए यहाँ पर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओट्स, फर्स्ट लाइन में फुल ऑफ स्ट्रेंज ओट्स एंड बियर्डेड लाइक पार्ड। तो जहाँ पर भी लाइक वर्ड का यूज़ हुआ है वो क्या है? सिमिली, है ना? सिमिली, सिमिली मतलब कि डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड 1.4 poem, All the World is a Stage. I hope you got this poem. Okay, so even start preparing, those who have the textbook, जिनके पास textbook है, तो please start doing the exercise and appreciation as well. Okay, so thanks for the listening.